नमल अंदर चंद मिनट तो हुनैन यूं ही बैठी रही। फिर जब उसका नाम पुकारा गया तो उसने बहुत सी नज़रें खुद पे उठती महसूस की। फिर छोटे छोटे कदमों से चलती डाइस तक आई। नम होते हाथों से माइक सीधा किया। एक नज़र उस भरे हाल पे डाली जिसमें हर उम्र के अफराद, सिविल सोसाइटी के अरकान, तलबा, कुछ रिश्तेदार सब बैठे थे। दिल कांपा, निगाह झुका दी, चंद रस्मी कलमात किए, फिर रुकी। मैं कोई तकरीर लिख कर नहीं लाई क्योंकि मैं तकरीर करना भी नहीं चाहती। अजीब सा लगता है अपने भाई के लिए तकरीर करना, रस्मी जुमले कहकर, चंद आंसू बहाकर, तालियां समेटना, झुकी आंखों से सर झटका। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों लोग कत्ल किए जाते हैं, बम धमाकों में, टारगेट किलिंग में, और हज़ारों अगवा किए जाते हैं। कुछ मार दिए जाते हैं, कुछ सामान लेकर छोड़ दिए जाते हैं, मगर चंद लोगों को जिंदा रखा जाता है। वो शहरियार तासीर हों, फरजंद यूसुफ रज़ा गिलानी हो या सादी यूसुफ हो, उनके अगवाकार बरसों उनको जिंदा रखते हैं और उनके घर वालों को रोज़ मारते हैं। झुकी नज़रों से डाइस की सतह पे देखा। वहाँ मेमोरियल का पैम्फलेट रखा था, सादी की तस्वीर। उसको देखकर बहुत कुछ याद आने लगा। हम आम बहन भाइयों जैसे थे। अम्मी को तंग करते थे बहुत। वो फ़ोन पे कभी किसी खाला मुमानी से किसी की गीबतें कर रही होती तो भाई पुकारता, अम्मी ये गीबत है, और अम्मी गुस्से से जूता उठाकर फेंकते हुए कहती, मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। चेहरा झुकाए वो ज़रा सा हंसी, हाल में भी नम सी हंसी गूंजी। अम्मी सारा दिन हम बहन भाइयों को बुरा बुला कहती थी। अगर कभी किसी रिश्तेदार के सामने हमारी तारीफ़ करती तो भाई कहता, हना तुम्हें नहीं लगता कि हमारी अम्मी झूठ बोल रही हैं? नज़रें उठाई तो देखा सामने बैठी नुसरत और सैम मुस्कुरा कर उसे देख रहे थे। आंखें नम थीं। वो फिर से पलकें झुकाकर कहने लगी, भाई और मैं इकट्ठे स्कूल जाते थे। 5 साल का फ़र्क था हम में। 2 बजे छुट्टी होती, 2:20 पे हम घर पहुंचते। आते साथ ही बेचैनी होती कि आज खाने में क्या पका होगा। भागकर तिजकी का ढक्कन उठाती। जिस दिन गोभी या करेले टिंडे होते, बस उस दिन मुझे लगता मैं अम्मी की लेपालिक औलाद हूँ। मुस्कुराकर सर झुकाए वो कह रही थी। एक दफ़ा फिर सब हंसने लगे। खैर 2:45 तक नहा धोकर खाना खाकर मैं जल्दी से सोने लेट जाती। मालूम था कि वह मुश्किल आंख लगेगी ही कि 3 बजे वो चिंगाड़ती हुई आवाज़ उठा देगी। जी हाँ, कारी साहब की घंटी की आवाज़। उफ! हाल में ज़ोर का कहका बुलंद हुआ और वो समझती थी सिर्फ उसी के घर कारी साहब 3 बजे आते थे। मैं रोज़ 3 में से 5 मिनट पहले दुआएं मिन्नतें शुरू करती थी। अल्लाह करे कारी साहब आज ना आए, बारिश हो जाए, बीमार हो जाएं। कभी 3 से 5 मिनट ऊपर हो जाते और घंटी ना बजती तो मैं उतनी खुश होती, मगर ऐन उसी वक्त घंटी बज जाती। उफ! बहुत तब चढ़ती थी। लेकिन कभी साल में एक आध बार वो सरप्राइज़ छुट्टी कर भी लेते। इस खुशी का कोई सानी नहीं होता। अब भी लगता है कि इसी तरह एक दिन भाई घर आ जाएगा और सरप्राइज़ देगा। इस खुशी का भी कोई सानी नहीं होगा। झुके चेहरे पे आंसू टूट कर गिरने लगे, मगर उसकी आवाज़ हमवार थी। हाल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। डॉक्टर एमन जज्बात से आरी चेहरा लिए उसको देख रही थी। डॉक्टर तो कीर बार बार पहलू बदलते थे। मगर पता है क्या वो कह रही थी? भाई कारी साहब के आने पे मेरी तरह नहीं चिढ़ता था। मैं गुस्से से कारी साहब की बुराइयां करती, कहती भाई ये गलत फतवे देते हैं, कभी कहते हैं ये हराम है, कभी कहते हैं वो हराम है, ये मौलवी इतने तंग नज़र क्यों होते हैं। एक दिन भाई ने मुझे सोफे पे बिठाया और बोला, हना पता है मौलवी कौन होता है? वो जिसकी मामूली तालीम होती है, मस्जिद के एक हुजरे में रहता है, 4-5 बच्चे होते हैं और इतनी कम तनख्वाह जिसमें हम एक डिनर कर लें, वो उसमें पूरा महीना गुजारता है, बच्चों को पढ़ाता है, 2 वक्त की रोटी की फ़िक्र भी करता है। उसको कहाँ मिले जहन खुला करने के मौके। मदीना यूनिवर्सिटी या ग्लासगो यूनिवर्सिटी से PhD नहीं की होती उसने। ये जो सूटेड बूटेड बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर बड़े बड़े सेमिनार्स और फोरम्स पे लेक्चर देते हैं, रिसर्च पेपर्स निकालते हैं, ना उन जैसा जहन होता है उनका, ना इतने मौके मिले होते हैं। वो तो मुंह अंधेरे अजान देता है, लोगों को नमाज के लिए उठाता है, रमज़ान में तरावी पढ़ा देता है, बच्चों को कुरान पढ़ाता सिखाता है। उसकी इनकम देखो, उसके हालात और उसका पस मंज़र तो देखो। फिर अगर वो तंग नज़र है, सख्त फतवा दे देता है,
तो क्या तुम लोग اس کی ان باتوں کو، اس کے ان سارے احسانات کے پیش نظر جو وہ تم لوگوں پہ کرتا ہے، اگنور نہیں کر سکتے کہ اس کے حلوے کی پسندیدگی پہ لطیفے بنانا ضروری ہے؟ مگر میں نے پھر بھی کہا، جو بھی ہے بھائی، 3 بجے آنا کوئی انسانیت نہیں ہے۔ ہلکا سا ہنسی تھی وہ۔ سب سن رہے تھے اسے، غور سے، خاموشی سے، اور وہ بولتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر کا کھاتا کیڑا دم توڑنے لگا تھا۔ ان سے دور نیم اندھیر کالونی میں ایک بنگلے کے سامنے 4 دیواری کی اوٹ میں وہ کھڑا تھا۔ اس کا گارڈ نہیں ہے کیا؟ ساتھ کھڑی زمر نے پوچھا تھا۔ آج کل ان کا گارڈ اسپتال کی عمارت میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہوئے گیٹ کے لاک میں پن ڈال کر گھما رہا تھا۔ زمر نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ کس دن ہم عدالت میں کھڑے اس لمحے کی بات کر رہے ہوں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ خود کو پرجور کیے بغیر، کٹہرے میں جھوٹ بولے بغیر کہہ سکوں کہ تمہیں کبھی لیگل کام کرتے نہیں دیکھا۔ گیٹ کھل گیا، وہ انسنی کرتا اندر بڑھ گیا۔ زمر پیچھے آئی۔ باہر لگی نیم پلیٹ جگمگا رہی تھی، ڈاکٹر توقیر بخاری، ڈاکٹر ایمن بخاری۔ کالونی میں ایک CCTV کیمرہ ہے، جس کو میں نے دوپہر میں ڈسیبل کر دیا تھا۔ وہ گھر کے اندرونی دروازے کے سامنے بیٹھا اور ایک ننھی سی پک لاک میں گھساتے ہوئے بولا۔ زمر سینے پہ بازو لپیٹے ساتھ کھڑی اسے دیکھے گی۔ کسی کے گھر کا لاک توڑنا، کسی کی پراپرٹی پہ ٹریس کرنا، مجھے یقین نہیں آ رہا میں ایسے کام میں ملوث ہو رہی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے ٹریس پاسنگ کی سزا کتنے سال ہوتی ہے؟ وہ جھرجھری لے کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ایکسٹورشن، بلیک میلنگ کی سزا کتنے سال ہوتی ہے؟ وہ اسی سنجیدگی سے پک کو کی ہول میں گھسائے باری باری لاک کی پنز دھکیلنے لگا۔ زمر کلس کر چپ ہو گئی۔ وہ ایک ایک پن دھکیل رہا تھا، یوں جیسے پیانو کی کیز پہ انگلیاں چلا رہا ہو، اور جو تال اٹھتی تھی اس نے اندھیرے میں ایک منظر اس کے سامنے لہرا دیا۔ ندرت بہن بھی چابی کدھر کھو بیٹھی، اور آپ نہ ہوتے تو ہم آج گھر کے باہر رات گزارتے ماموں۔ وہ چھوٹے باغیچے والے گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ فارس پنجوں کے بل بیٹھا لاک میں پک گھسا رہا تھا اور کم عمر سادی ستائشی انداز میں کہہ رہا تھا، ویسے بغیر چابی کے کیا کوئی لاک اتنی آسانی سے کھل سکتا ہے؟ ابھی دنیا میں وہ لاک نہیں بنا جو توڑا نہ جا سکے۔ ادھر غور سے دیکھو، میں یہ کیسے کر رہا ہوں؟ میں سیکھ کر کیا کروں گا؟ کم عمر لڑکے نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ فارس نے سر اٹھا کر تندہی سے اسے دیکھا۔ کبھی کہیں لاکڈ ہو جاؤ تو باہر تو نکل سکو گے۔ اب دیکھو، وہ بتانے لگا، یہ سمپل لاک ہے، 6 پنز ہیں اندر۔ اس کی چابی کے ایسے دانت ہوتے ہیں جو اندرونی سنچ میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ تم چابی گھماؤ تو پنز آگے سرک جاتی ہیں اور لاک کھل جاتا ہے۔ سادی ساتھ بیٹھ گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ یہی کام تم چابی کی جگہ اس سادہ پک سے بھی کر سکتے ہو۔ باری باری ہر پن کو سرکاتے جاؤ۔ 1 2 3۔ اس کی انگلیاں مہارت سے چل رہی تھیں۔ 4 5 6۔ کلک کلک کی آواز آئی۔ لاک کھلا تو وہ چونکا۔ پیانو کی دھن غائب ہوئی۔ ارد گرد منظر نامہ بدلا۔ وہ اندھیرے پورچ میں کھڑا تھا۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ امید کرتا ہوں سادی کہ جو کچھ میں نے تمہیں سکھایا تھا وہ تمہیں یاد ہو۔ دونوں ساتھ ساتھ اندر آئے۔ میں اپنا کام کرتا ہوں، آپ تب تک بیڈ روم میں جا کر ان کے دراز وغیرہ چیک کریں۔ وہ بیگ کندھے سے اتارتا ڈائننگ روم کی طرف جاتے کہہ رہا تھا۔ زمر نے رک کر اسے دیکھا۔ مجھے آرڈر مت دو، مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ فارس نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ بہت بہتر، اور آگے بڑھ گیا۔ وہ بیڈ روم میں آئی۔ چند منٹ لگے اسے تمام دراز الماریوں کے کاغذات دیکھنے میں۔ فارس کی دی گئی چابیوں میں سے کوئی نہ کوئی چابی ہر دراز اور لاکر میں لگ رہی تھی۔ چند ایک کے کیمرہ میں پکچرز لیں، پھر واپس ڈائننگ روم کی چوکھٹ تک آئی تو وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ اسے مصروف دیکھ کر زمر اس کھلے سے اسٹڈی روم میں آئی جو ڈاکٹر ایمن کے ہوم کلینک کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ اندر آتے ہی وہ تیزی سے الماری کی طرف لپکی۔ جس شے کی اسے تلاش تھی وہ ڈھونڈنے میں چند منٹ لگے۔ ایک الماری جس میں درازوں کی طرح خانے تھے، اس میں پیشنٹس نوٹس رکھے تھے، فائلز اور آڈیو CDs۔ جی جی جی، وہ حروف تہجیب کے اعتبار سے آرگنائزڈ فائل پہ انگلی پھیرنے لگی، پھر رکی۔ EFG۔ جی سے غازی، فارس غازی۔ اس نے فائل نکالی، اندر چند CDs بھی تھیں، اور ڈاکٹر ایمن نے کورٹ میں کہا تھا کہ اس نے کبھی غازی کے سیشنز ریکارڈ نہیں کیے، مگر یہ جھوٹ تھا۔ اس نے
बॉक्स में से सीडीज़ निकालकर अपने पर्स में मुंतकिल की। फिर एक दूसरे मरीज़ की सीडीज़ इस बॉक्स में डाल दी और उसे वापस फारिस के फोल्डर में रखकर दराज बंद करती मुड़ी ही थी कि चलें। वो चौखट पे खड़ा था। जुमर की धड़कन बेतरतीब हुई। कमरे में नीम अंधेरा था, फिर भी वो उसका कतरे बौखलाया हुआ चेहरा देख चुका था। क्या हुआ? गौर से उसको देखा। उसने उसको सीडीज़ निकालते नहीं देखा था। तुमने अपना काम कर लिया? वो खुद को नॉर्मल करती आगे आई। मेरा मतलब है एक और लीगल काम। फारिस के लब भींच के। आप आ रही हैं या आपको छोड़कर चला जाऊं मैं? वो अब तक नॉर्मल हो चुकी थी। इस बात पे सुलग कर सामने आ खड़ी हुई और नीम अंधेरे में चुभती नज़रों से उसे देखा। तुम ये जाहिर करना चाह रहे हो कि मुझे इधर छोड़कर जा सकते हो? फारिस के लबों पे मध्यम मुस्कुराहट रिंकी। और आपके ख्याल में मैं आपको इधर छोड़कर क्यों नहीं जा सकता? वो चंद लम्हे उसकी आंखों में देखती रही। क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम अपनी बीवी को जान से तो मार सकते हो, मगर उसको यूं छोड़कर नहीं जा सकते। उसकी आंखों में देखती वो 2 कदम आगे आई। क्योंकि तुम अपने अब्बू की तरह नहीं बनना चाहते। फारिस की मुस्कुराहट गायब हुई, चेहरे पे संजीदगी उतरी। चलें। वो बैग कंधे पे डालता आगे बढ़ गया। वो गहरी सांस लेकर अपने पर्स को मजबूती से थामे उसके पीछे आई और हस्बे मामूल कुछ देर बाद वो कार में बैठे सरसरी और खुश्क अंदाज में बात कर रहे थे। जुमर उसको बनाई गई तस्वीर दिखा रही थी। तुमने जो उनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स निकाली थी, उन अकाउंट्स के अलावा कोई और चेक बुक नहीं नजर आई मुझे। मेरा ख्याल है ये उनके वाहिद अकाउंट्स हैं, लेकिन उनमें कोई पैसे नहीं ट्रांसफ़र हुए शादी वाले वाक़े से अब तक। मतलब कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं, बल्कि सिर्फ निकलवाए गए हैं। वो सोचते हुए कह रहा था। जुमर ने एक और तस्वीर सामने की। वो जो डायमंड टॉप्स डॉक्टर अहमद ने पहन रखे थे, उनका इनवॉइस भी लॉकर में मौजूद था। जो बड़ी रकम निकलवाई गई थी वो इन्हीं के लिए थी। ऐसा नहीं हो सकता कि शादी के बदले उन्होंने डॉक्टर बुखारी को कुछ ना दिया हो। कुछ तो दिया है कि वो माली तौर पे इतने बेफिक्र हो गए कि महंगे तोहफे खरीद रहे हैं। हाल आ गया था। वो कार खड़ी करने लगा। ये हाल 5 मिनट की ड्राइव पे था और जुमर के कहने पे लड़कों ने डॉक्टर बुखारी की ही हाउसिंग सोसाइटी में बुक करवाया था। फारिस, हम क्यों ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि उनको सिर्फ पैसे ही दिए जा सकते हैं? हो सकता है कुछ और दिया हो, कोई फेवर, कोई सिफारिश। मैं कल चेक करता हूँ। वो सर हिलाकर निकलने लगी जब वो आहिस्ता से बोला, मेरी बीवी ने आखिरी मुलाकात में आपसे क्या कहा था? जुमर ने मुड़कर उसे देखा। उसकी नज़रें विंड स्क्रीन पे जमी थी। आखिरी मुलाकात? उसके अंदर उबाल सा उठने लगा जिसे बमुश्किल दबाया। यही कि वो तुमसे नफरत करती है और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो बेबसी भरे गुस्से और उजलत में कहती निकल गई। उसे देर हो रही थी। हना ने पता नहीं कैसे संभाला होगा सब। और ये कहते हुए उसने फारिस का चेहरा नहीं देखा, जो एकदम बहुत डिस्टर्ब लगने लगा था। जब वो हाल में वापस पहुंचा तो हुनैन, जो अभी तक तकरीर कर रही थी, उनको बारी बारी आते देखकर जल्दी से दैट्स ऑल कहकर नीचे उतर आई। हाल तालियों से गूंजने लगा। वो इतना अच्छा बोली थी कि कुछ लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अहमद शफी भी उन्हीं में से एक था। मानना पड़ेगा, काजी के ख़ानदान में कोई नॉर्मल नहीं है। वो वापस आकर बैठी तो जुमर, जो अपनी कुर्सी पर बैठी तालियां बजा रही थी, आहिस्ता से बोली, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इस पोजीशन में डाला कि एक्चुअली थैंक यू जुमर। हना नम आंखों से उसे देखते मुस्कुराई। मुझे आज लगा कि जैसे बहुत दिन बाद भाई से बात की है। एकदम गड़बड़ा कर रुकी। मतलब जुमर फुप्पो, लाइक का इजाफा करके खफ्त से दूसरी तरफ देखने लगी। जुमर सिर्फ मुस्कुरा दी। फारिस खामोशी से दूर बैठी डॉक्टर अहमद को देखता रहा। चंद दिन मसरूफ़ से गुजरे। रूटीन वही थी ज़िंदगी की। और फिर एक चमकती सुबह हाशिम कारदार के ऑफिस के बाहर हलीमा फ़ोन पे किसी को हदायत देती नज़र आ रही थी। बंद दरवाजे की निचले दर से अंदर जाओ तो हाशिम पावर सीट पे टेक लगाए विराजमान था और सामने कुर्सी पे बैठा नौशरवान बुरा मुंह बनाए कह रहा था, तबीयत आपकी ख़राब हुई, शामत मेरी आ गई, मतलब अब मुझे रोज़ ऑफिस आना पड़ेगा। वो हल्का सा हंस दिया। नहीं, मैं बूढ़ा नहीं हो रहा, लेकिन तुम भी अब बच्चे नहीं रहे। तुम्हारी कंपनी अब तुम्हारे हवाले है। तुम उसको कहाँ ले जाना चाहते हो ये तुम पे मुनहसर है। ज़रा रुका, अब शादी थरकोल में नहीं है। यही वक्त है जब हम प्रोजेक्ट ले सकते हैं। नौशरवान का हालत तक कड़वा हो गया। भाई यार, एक उसके न होने से थरकोल का क्या बिगड़ेगा? हाशिम मेज से एक क्रिस्टल बॉल उठाकर उंगलियों में घुमाते मुस्कुराया।
तुम मेरी बात नहीं समझे, वो उनकी साइड पे नहीं है, वो हमारी साइड पे है। नौशरवान ने चौंक कर उसे देखा। वो हमारे लिए कभी काम नहीं करेगा। उसकी बहन उसकी कमज़ोरी है। मैंने उसे इस हवाले से अच्छा खासा खौफज़दा कर दिया है। आप क्या करेंगे उसकी बहन का? हाशिम ने नाक से मक्खी उड़ाई। वो छोटी बच्ची है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, मगर उसे हाथ में रखना ज़रूरी है। वो शादी की वाहिद वारिस है। शादी की माँ को तो रहने दो, उसको इंसेन करार देना आसान है। भाई, शेरू उलझ कर सोचने लगा। अगर बिलफर्ज उस छोटी लड़की को कुछ हो जाए, मतलब कि ये मर वर जाए, तो हक़ क़सास का क्या होगा? हक़ क़सास मुंतकिल हो जाएगा उस लड़की के शोहर को। वो चौंका। और शोहर चाहे तो माफ़ कर दे। हाशिम ने इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल। नौशरवान ने 27 से आबरू इकट्ठे किए। वाओ, इंटरेस्टिंग। उसको वाकई हाथ में रखें फिर। मगर आप कह रहे थे कि कई दिन से उसने आपको टेक्स्ट नहीं किया। क्योंकि मैंने उसे टेक्स्ट नहीं किया। जिस दिन मैं करूँगा वो फ़ौरन जवाब दे देगी। क्या तुम लड़कियों को जानते नहीं हो? लैपटॉप की तरफ मुतवज्जे होते उसने तबसरा किया। शेरू गहरी सांस भर कर रह गया। वाओ, भाई कमाल का था। एक उससे तो न कत्ल ठीक से हुआ, न एक लड़की पट सकी। सीने में टीस सी उठी।